हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 18 जुलाई 2026 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे और इन 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो चलते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ और पहले जो और मतलब फ्रंट पेज पे क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। उसके बाद वी विल कम टू द आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है और यहाँ पर लिखा गया है कि डे 20 ऑफ हंगर स्ट्राइक, वांगचुंग वोज टू स्टे अलाइव, मार्च टू पार्लियामेंट और मंडे। ठीक है, यहाँ पर जो सोनम वांगचुक का अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल चल रही है, तो इसको लेकर मतलब ये तो खैर कल की खबर होगी इसमें, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग की ये खबर है कि इनको जो है वो ले जाया गया है सफदरजंग अस्पताल। ठीक है, और हालांकि इनका यहाँ पर ये कहना है कि 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। तो इनका कहना है कि हम वहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे उस दिन। तो इनका कहना है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस दिन तक जो है वो ज़िंदा रहूँगा। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट आगे होगी, बट फिलहाल की इन्फॉर्मेशन ये है आज मॉर्निंग की कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वो देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल। और ये ट्रेन जो है वो हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में चलेगी। ठीक है, बाकी तो इसमें ऐसा यहाँ पर कुछ और ख़ास नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हमें 3 आर्टिकल्स जो है वो देखने हैं, तो वही हम देखते हैं कि करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि द केस फॉर अपडेटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है कि लास्ट ईयर जब पहलगाम में हमला हुआ था तो उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो टेम्परेली सस्पेंड किया गया है या अबेयंस जिसको कहते हैं वो किया गया है। तो अब यहाँ पर इसको अपडेट करने की बात जो है वो फिर से सामने आ रही है। देखो, तो क्या ये मामला है कि कई तरीके के मतलब पिछले कुछ हफ्तों में, लास्ट कपल ऑफ वीक्स में पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरीके के बयान सामने आए हैं। ठीक है, कि जो इंडिया ने जो फैसला लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा जाएगा, है ना। लास्ट ईयर जो मैंने बताया कि पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद से, तो उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी ऑर्गेनाइज करी थी इस ट्रीटी को लेकर पिछले महीने, जहाँ पर सीनियर मिनिस्टर्स मतलब पाकिस्तान के जो सीनियर मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर मतलब इस ट्रीटी को दोबारा से शुरू नहीं किया जाता है तो उन्होंने वॉर जैसी धमकियां तक दी थी। ठीक है, और बाकी कंसिक्वेंसेस की बात भी कही थी कि अगर जो इंडस बेसिन की रिवर्स हैं अगर उनके फ्लो ऑफ वाटर को या फ्लो ऑफ रिवर को अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो उन्होंने मतलब युद्ध वगैरह तक की धमकी भी यहाँ पर दी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी को लेकर 2 नोटिस दिए हैं 2023 में और 2024 में। और वो इसलिए दिए थे ताकि इस ट्रीटी को जो है वो मॉडिफाई और रीनेगोशिएट किया जाए, बट पाकिस्तान ने उन नोटिस का कोई भी रिस्पॉन्स या जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो फैसला लिया गया था कि ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करना है, और अबेयंस में होल्ड करने का मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब टेम्परेली सस्पेंड करना है। ठीक है ना, ये बेसिकली एक एक्सेप्शनल कदम था जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मतलब अराइज हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीमा पार आतंकवाद को या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लगातार सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया को लगा कि अब ये एक मतलब एक ऐसा विकल्प है कि जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल इन इंडियाज़ रिक्वेस्ट टू अमेंड और रीनेगोशिएट द ट्रीटी। लेकिन इंडिया ने जो ये रिक्वेस्ट की है कि इस ट्रीटी को अमेंड करना है या इसको रीनेगोशिएट करना है, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। Many other transboundary river water sharing arrangements have built-in provisions for periodic review। ठीक है, कई इस तरीके की और मतलब इंडिया में क्या पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी ट्रांसबाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पर पीरियोडिक रिव्यू का या उनको अमेंड करने का, है ना, या रीनेगोशिएशन करने के प्रोविजंस ट्रीटी में ही होते हैं। ठीक है, अब ये जो ज़रूरत है इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की या इसको अपडेट करने की, ये कई सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं। ठीक है, कई वर्षों से इस बात को मान रहे हैं। और मतलब जब से ये प्रेजेंट स्टैंड ऑफ हुआ, इंडिया ने तो खैर 2023-24 में भी इसको लेकर नोटिस वगैरह दिए थे,
लेकिन ज़्यादा ये चर्चा तब से शुरू हुई है जब से इसको इन अबेंस या होल्ड में रखा गया है, जो लास्ट ईयर 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कई सारे एक्सपर्ट्स, इवन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स का भी ये मानना है कि इस ट्रीटी को जो है वो अपडेट करने की, रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इंडियाज़ जो रिक्वेस्ट है फॉर मॉडिफिकेशन और रीनेगोशिएशन ऑफ द ट्रीटी इज़ द फर्स्ट सच ऑफिशियल मूव फ्रॉम आइदर साइड। लेकिन इंडिया ने जो ये किया है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट की है मॉडिफिकेशन की या रीनेगोशिएशन की, ये दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से की गई इस तरीके की पहला कदम है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो रिवर सिस्टम जो है वो एक डायनेमिक एंटिटीज़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे रिवर का फ्लो या वाटर यूज़ का चेंज बदलता है तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि उस पर आधारित जो पॉपुलेशन है उस रिवर के वाटर के ऊपर, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, और न्यू वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस इमर्ज, है ना, और बेटर बेटर डेटा और साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होती है। तो इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो इन रिवर्स का जो वाटर है उसको भी मैनेज करना, मतलब उसको भी मैनेज करने की, या उसको भी आपको एक तरीके से डायनेमिक अरेंजमेंट बनाना होगा। ये कोई स्टैटिक अरेंजमेंट नहीं है कि आपने एक बार बना दिया, है ना, और या एक बार उसके कोई प्रोविजंस आपने बना दिया। और ये ट्रीटी कब की है, 1960 की। ठीक है, आज से 60-65 साल पुरानी ट्रीटी है। तो उस समय चीज़ें अलग थी, है ना, आज चीज़ें अलग हो गई हैं, तो इसलिए इसको जो है वो रिवाइव करने की या रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि दुनिया में इस तरीके की 250 सेपरेट ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ हैं। ठीक है, जो कि 113 ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम्स को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, 2013 की स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। हालांकि इसमें ये बात क्लियर नहीं है कि उनमें से कितनी ट्रीटीज़ ऐसी हैं जिनमें अपडेट या रिव्यू करने का कोई बिल्ट इन प्रोविजन है। ठीक है, बट ओवर द टाइम दीज ट्रीटीज़ गेव राइज टू सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स, अमेंडमेंट्स, नेविगेशनल और, लेकिन समय के साथ साथ मतलब उन ट्रीटीज़ में भी इस तरीके के कुछ प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ नेविगेशनल या डेटा शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं, या कुछ और ऐसे कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स लाए गए हैं, है ना, जिससे ये टोटल नंबर ऑफ एग्रीमेंट जो है वो इस तरीके के हो गए हैं 688। ये पूरे दुनिया की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये 800 से ज़्यादा हो गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फ्रेश वाटर ट्रीटीज़ डेटाबेस मेंटेन्ड बाय ओरिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस बात से ये चीज़ एविडेंट है कि दैट मैनी ऑफ दीज ट्रीटीज़ आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिव्यूड एंड अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट न्यू ग्राउंड रियलिटीज़, है ना। इससे हमें ये बात पता लगती है कि जितनी भी ये दुनिया की ट्रीटीज़ हैं इस तरीके की जो ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम से डील करती हैं, उनको कॉन्स्टेंटली रिव्यू और अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, ताकि उस जो नए ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके हिसाब से। ठीक है, इंडिया की एक और मेजर ट्रांस बाउंड्री रिवर एग्रीमेंट है जो 1996 में किया गया था विद बांग्लादेश। ठीक है, ये गंगा रिवर को लेकर है, इसकी 30 साल की वैलिडिटी थी, तो 96 में किया गया था, तो इस साल जो है ये रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी को जो है एक ऑफन सीन एज अ स्टैटिक अरेंजमेंट इन परपिचुइटी, इट इज़ नॉट। ठीक है, मतलब इसको देखा जाता है कि ये एक स्टैटिक अरेंजमेंट है। परपिचुइटी का मतलब है कि जो फॉर एवर चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस ट्रीटी के दो प्रोविजंस ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं कि इसको अडेप्ट किया जा सकता है न्यूअर सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे कि इस ट्रीटी में ही एक आर्टिकल 7 है जो कहता है कि परमानेंट इंडस कमीशंस ऑफ द टू कंट्रीज टू अंडरटेक न्यू ड्रेनेज और अदर इंजीनियरिंग वर्क्स थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है, वो परमानेंट इंडस कमीशंस को ये अलाउ करता है कि दोनों देश जो है वो नए ड्रेनेज या बाकी जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं वो कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से और कोऑपरेशन से। ठीक है, हालांकि इस प्रोविज़न का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर एक और है, दैट इज़ आर्टिकल 12। वो कहता है प्रोवाइड्स फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उसमें ये लिखा गया है कि इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस या प्रावधान हैं उनको समय समय पर उनमें बदलाव या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे किया जा सकता है, थ्रू अनदर गवर्नमेंट लेवल ट्रीटी, लेकिन उसके लिए भी एक फिर से गवर्नमेंट लेवल ट्रीटी करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया ने इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नोटिस दिए हैं, और इंडिया वही चाहता है कि इसका या तो मॉडिफिकेशन किया जाए, है ना, या तो कुछ बदलाव किए जाए, या फिर कंप्लीटली पूरी तरीके से इसको दोबारा रीनेगोशिएट किया जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक और कई सारी मॉडर्न रिवर वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है, जैसे कि बताया गया है मेकोंग रिवर। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में है। कौन से देश से बहती है मेकोंग रिवर, चलिए बताइएगा। ठीक है, इसको फाइनलाइज किया गया था 1995 में। इसमें जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसमें चेंजेस करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो भी काफ़ी आसान है। ठीक है, हालांकि जो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू ये जो परमानेंट इंडस कमीशंस बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो मेकोंग रिवर के कमीशन है
वो एक जॉइंट रिवर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज प्रोविजंस ऑफ द ओरिजिनल ट्रीटी बट इट अदरवाइज एम्पावर्ड टू डेवलप एंड रिवाइज जॉइंट बेसिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स एंड क्वालिटी वाटर क्वालिटी रूल्स, ठीक है। मतलब वो ये सारे काम कर सकते हैं। हालांकि वो ओरिजिनल ट्रीटी को चेंज के उसमें कोई मतलब उसके प्रोविजन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास ये पावर है कि वो जॉइंट बेसिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स या वाटर क्वालिटी रूल्स, इनमें वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। The PIC has so far largely focused on ensuring that the provisions of the Indus Water Treaty are not violated. तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, ध्यान रखिएगा कि जो PIC है, दैट इज ये परमानेंट इंडस कमीशन है, इनका फोकस मेन इस बात पर रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको फॉलो किया जाए, वो वॉयलेट ना हो, बस उनका इतना सा काम है। वो इसमें मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि PIC जो है वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है, ठीक है। समझ गए बात। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि जो अभी ये प्रेजेंट स्टैंड ऑफ हुआ है लास्ट ईयर पहलगाम अटैक के बाद, इट वॉज वाइडली रिकॉग्नाइज दैट द इंडस वाटर्स ट्रीटी, द रिजल्ट ऑफ यूनिक सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द 1950s वॉज नॉट एडिक्वेट टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस, ठीक है। मतलब इस स्टैंड ऑफ से पहले भी इस बात को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आज की जो वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। इट वॉजेंट जस्ट द क्लाइमेट चेंज बिकमिंग एन एडिशनल फैक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है, क्योंकि अगर हम बात करें कि 1990 से पहले अगर कोई भी ट्रीटी जो है वो नेगोशिएट की गई हो, ठीक है, दुनिया में कहीं भी, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट चेंज फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो 1990s के एरा के बाद ही जो है वो लाइमलाइट में आया है, ठीक है। लेकिन कई और सारे जो एलिमेंट्स हैं मॉडर्न इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के, वो भी इस ट्रीटी में मिसिंग है। जैसे कि इसमें कहीं पर भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी अगर हम बात करें तो सरफेस वाटर की तरह वो भी अक्रॉस द बाउंड्रीज कनेक्टेड होता है, लेकिन उसको लेकर इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए मतलब ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ओनली ड्यू टू दिस स्टैंड ऑफ ये चीज़ चर्चा में है, ठीक है, कि इसको चेंज करना है या इसमें कुछ नए प्रोविजंस लाने हैं या इसको या मॉडिफाई करना है या रीनेगोशिएट करना है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से अगर ये स्टैंड ऑफ नहीं भी होता, ठीक है, तो हो सकता है कि उतने ज़्यादा लाइमलाइट में या चर्चा में नहीं आता, लेकिन इसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत तो इसमें है, ठीक है। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि इसमें वाटर क्वालिटी और मेंटेनिंग एनवायरमेंटल फ्लोज इन द रिवर्स, इसको लेकर भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ने यहाँ पर इस बात का कंप्लेन किया है कि इंडिया जो है जो ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स मतलब जिसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल है, ठीक है, लाइक योर इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, इसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो इंडिया जो है वो उसमें कई सारा म्यूनसिपल और सीवेज वेस्ट जो है वो डंप करता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि पाकिस्तान की जो सॉइल और वाटर हेल्थ है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके के इश्यूज भी उसमें एड्रेस नहीं है। इसके बाद ये इश्यूज जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के में यूनिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे इश्यूज सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है जो उस टाइम पर बने थे उनमें इस तरीके के फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, मतलब पूरे दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो मुश्किलें हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको अपडेट या मॉडिफाई करने में, वो अब एक बड़ा इशू बन गया है। मतलब दुनिया में ऐसा है कि इस तरीके के फीचर्स तो उन वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ में भी नहीं थे, बट उनमें जो है वो मॉडिफाई करने का या उसको अपडेट करने का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा सिंपल था, तो उन्होंने वो कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू है वो ये है कि यहाँ पर अपडेट और मॉडिफाई करने का प्रोविज़न उतना सिंपल नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बाकी वाटर शेयरिंग ट्रीटी से कैसे अलग है, कि किस तरीके से वो वाटर एलोकेट करती है उसमें, ठीक है। देखो, ज़्यादातर जो वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स और अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द फ्लोज फॉर ऑल पार्टीज, ठीक है, कि मतलब हर नदी का कुछ कुछ पानी का जो प्रपोर्शन है वो हर पार्टी को मिलेगा, ऐसा बाकी दुनिया के ट्रीटीज़ में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा रेयर एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसमें एंटायर रिवर जो है वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी को एलोकेट की गई है, ठीक है। इसीलिए इसको पार्टीशन एग्रीमेंट कह सकते हैं रादर देन शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर कभी मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से स्टेटमेंट का फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टीशन एग्रीमेंट रादर देन अ वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इवेल्युएट या डिस्कस, ठीक है ना, बात समझ गए आप।
अब इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि दिस काइंड ऑफ क्लीन पार्टीशनिंग ऑफ एंटायर रिवर्स इज सीन एज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेवलपिंग जॉइंट वाटर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। और ये इसी तरीके का जो ये क्लियर पार्टीशनिंग है, ठीक है, कि 3 नदियों का पानी तुम्हारा, 3 नदियों का पानी हमारा, ठीक है, सीधे सीधी बात ये। तो यही एक मुख्य कारण लगता है कि जिसमें कि जॉइंट रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उनको डेवलप करने में कोई बहुत ज़्यादा रुचि या इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 नदियां मैं अभी आपको बता दूंगा, मैंने 3 तो आपको बता ही दी, अभी और बता दूंगा मैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो केस है इस ट्रीटी को मॉडिफाई या रीनेगोशिएट करने का, ये कॉमन सेंसिकल भी है, मतलब कॉमन सेंस भी है कि इसको करने की ज़रूरत है, और कंपेलिंग भी है, मतलब आज के समय में इस चीज़ को मॉडिफाई करना मजबूरी भी लगती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंडियन रिसर्चर्स दैट इज़ विमल मिश्रा एंड उर्मिन वेगार्ड IIT गांधीनगर से ये हैं, इन्होंने रिसेंट स्टडी की है, इन्होंने ये दिखाया है कि हाउ क्लाइमेट चेंज वाज डिफरेंटली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी इन द इंडस बेसिन, ठीक है, कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज इंडस बेसिन में वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। द बेसिन ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स फॉर इंस्टेंस हैज सीन अ 20% डिक्लाइन इन एनुअल रेनफॉल ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, यानी कि पिछले 70 सालों में अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है, उनमें जो पानी है वो 20% कम हो गया है, ठीक है, उनके बेसिन में। और प्रेसिपिटेशंस इन द बेसिन ऑफ वेस्टर्न रिवर्स हैज रिमेन लार्जली अनचेंज्ड, और जो वेस्टर्न रिवर्स में बेसिन में प्रेसिपिटेशन है वो लगभग उतना ही रहा है जितना था, लेकिन ईस्टर्न रिवर्स में कम हो गया है, ठीक है। अब एज इट स्टैंड्स द ट्रीटी इज लीडिंग टू इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस वाटर्स एंड रिमेन ऑब्लिवियस टू द चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स, ठीक है, मतलब इसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो इंडस वाटर्स को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो बदलती ज़रूरतें हैं या जो बदलती मांग है उसको भी एक तरीके से यहाँ पर मतलब इग्नोर या निगलेक्ट किया जा रहा है। इंडिया की जो रिक्वेस्ट है इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने की, रीनेगोशिएट करने की, हैज़ टू बी सीन एज डीलिंग फ्रॉम इट डिसीजन टू पुट इन अबेंस। ये देखना होगा, मतलब इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा कि इंडिया की जो ये रिक्वेस्ट है कि इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना, उसको इसको इस बात से अलग रख के देखना होगा कि इंडिया ने इसको इन अबेंस रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये जो एग्रीइंग, अगर पाकिस्तान जो है इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के लिए एग्री हो जाता है तो ये एक मोस्ट रिलायबल तरीका हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि ये इंश्योर करने के लिए कि ये ट्रीटी जो है वो अब अबेयंस में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो अपनी बात पर अगर अड़ा रहेगा, इसको मॉडिफाई या रीनेगोशिएट या अपडेट करने के लिए अगर तैयार नहीं होगा, तो फिर ये ट्रीटी जो है वो इंडिया उसमें से अबेयंस भी ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो बेसिकली पूरा का पूरा जो इंडस का बेसिन है वो दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको रिवर्स दिख जाएंगी, ये इंडस, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज दैट इज चेनाब, झेलम, ठीक है, राबी, सतलुज और ब्यास। इसमें जो जो 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दैट इज इंडस, मतलब जो इंडस प्राइम रिवर है वो, चेनाब और झेलम, इन तीनों का पानी, इसको आप ICJ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडस, चेनाब और झेलम, ये तीनों ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इन तीनों रिवर्स का पानी जो है वो टोटली पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो BRS है दैट इज BRS, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ब्यास, राबी एंड सतलुज, ये 3 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनका पानी जो है वो इंडिया यूज़ कर सकती है, ठीक है, यही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये भी दिया गया है कि कंट्री वाइज एरिया ऑफ इंडस बेसिन, कि इंडस बेसिन का जो एरिया है वो कितना कहाँ पर है, 47% पाकिस्तान में है, 39% इंडिया में है, 6% अफगानिस्तान में है और 8% चाइना में है, क्योंकि चाइना से ओरिजिन होती है, ठीक है। अफगानिस्तान से हालांकि ये रिवर फ्लो नहीं करती है, बट इसका जो बेसिन है वो इस एरिया में पड़ता है। इसके बाद वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करें, सॉरी मैंने आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न शायद उल्टा बता दिया, वेस्टर्न रिवर जो है वो है इंडस, जेनाब और झेलम, ठीक है। ये रिवर जो है वो पाकिस्तान के यूज़ की है, इंडिया जो है उसको इस मतलब इन रिवर्स का, क्योंकि अभी नदियाँ तो सारी इंडिया से ही होकर बहती हैं, तो उसके पानी को अनरेस्ट्रिक्टेड जो है वो इंडिया ने अलाउ करना है कि पाकिस्तान तक जाए। हालांकि इंडिया जो है उस पानी को यूज़ कर सकता है इरिगेशन और हाइड्रो पावर के लिए, बट ओनली इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ट्रीटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो इन 3 नदियों का दैट इज़ इंडस, झेलम और झेलम और चेनाब का पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन द ट्रीटी किया जा सकता है। इसके बाद ईस्टर्न रिवर्स की बात करें तो सतलज, ब्यास और रावी, इसमें पूरा जो राइट्स अधिकार है वो इस पानी का किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। पाकिस्तान जो है अगर उसके वहाँ कुछ थोड़ा बहुत पानी इन नदियों से जा रहा है तो वो उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना, बात समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल कह रहा है कि विल FY27 ग्रोथ रेट राइज और फॉल डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स यू पिक, ठीक है, कि जो अगले साल का यानी कि FY27 मतलब जो अभी चल रहा है 26-27, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। देखो
आपको पता है कि यूएस और इसराइल का जो वॉर हुआ है ईरान के ऊपर, फरवरी के एंड से जो स्टार्ट हुआ है, उसको लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस वो चल रहा है ना। तो इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इस बात की भी चिंता है कि क्या इंडिया जो है वो अपने ग्रोथ मोमेंटम को रिटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, लगभग पिछले 3 सालों में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 7% से ऊपर रहा है। और ये फिगर जो है, ये आंकड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इट इज़ द बेयर मिनिमम नीडेड टू अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। क्योंकि इतना हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो हर साल मिनिमम 7% की ग्रोथ तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है बात। अब यहाँ पर देखिए, पिछले कुछ महीनों में जो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण या चैलेंजिंग हो गया है। किसकी कारण क्या है उसके पीछे? एक तो जो ये वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है, इसको हम पॉसिबली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मान सकते हैं। इंडिया अपना 90% क्रूड ऑयल जो है वो लगभग इंपोर्ट करता है। और अगर ये हॉस्टिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हैं तो इससे क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन्स वगैरह हैं वो भी कंस्ट्रेंड हो सकती हैं या रेस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं। तो पहला तो ये रीज़न है। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो इवन दो एग्रीकल्चर अकाउंट्स ओनली अराउंड 17 to 18% ऑफ इंडियाज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब जितना हमारा टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर सिर्फ 17 to 18% है। लेकिन 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी वो अभी भी पॉपुलेशन पर ही डिपेंड, ये इस पर ही एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो स्प्रेड और क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल है दे आर नॉट ओनली द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल आउटपुट बट ऑल्सो द की फैक्टर्स दैट मेक और ब्रेक रूरल हाउस होल्ड बजट्स। ठीक है, तो मानसून का बेसिकली इसीलिए ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है और कितने एरिया में हो रही है। ठीक है, तो उसी से बेसिकली डिपेंड होगा कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट कितना रहेगा, है ना। और यही बेसिकली जो रूरल हाउस होल्ड्स के बजट है, अगर मानसून अच्छा होगा, है ना, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स है ना। और इस साल वैसे भी अल नीनो का ईयर बताया गया है तो उसको लेकर भी इश्यूज़ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट और इन्वेस्टमेंट की, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में लार्जली स्टेगनेंट हो गए हैं, मतलब ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट्स जो है वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट चल रहा है हमारा, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो रुपये का एक्सचेंज रेट है वो कम हो रहा है ना, कंपेयर टू द मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। इसके बाद इन्फ्लेशन और अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आदमी की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक ग्रोथ हैम्पर करेगी इससे, है ना। क्योंकि अगर आदमी परचेज नहीं करेगा, मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तो फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो दैट मीन्स डेफिनेटली द ग्रोथ विल बी अफेक्टेड। इसके बाद अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो सस्टेन्ड लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, अब इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ बने हुए हैं तो इससे बेसिकली जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस है ना, वो भी कहीं ना कहीं मतलब हिलता है, शटर होता है। और इसीलिए डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो भी नई कैपेसिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो कि हमारी ग्रोथ रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम आउटलुक की बात करें तो इंडिया के जो ग्रोथ आउटलुक है, मतलब फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है, उसको हम बेटर भी मान सकते हैं या वर्स भी मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरीके के वेरिएबल को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, देखो, द एक्चुअल ऑब्जर्व वेरिएबल ऑन द ग्राउंड इज द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो नॉमिनल जीडीपी है जनरली उसको देखा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कितना सरकार जो है वो खर्च कर सकती है और कितना उसको जो है वो बोरो करने की ज़रूरत है। अगर उसका गैप हो रहा है तो बोरो करने की ज़रूरत है, जिसको बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट वगैरह दिखाती है ना। फिर एक और मेजर यूज़ होता है जिसको कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेसिकली वो जीडीपी का ग्रोथ रेट है जिसमें हम इन्फ्लेशन या हायर प्राइसेस के इफेक्ट को हटाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है रियल। ठीक है, रियल टर्म्स में जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का सिंपल टर्म्स में मतलब होता है कि what is the total value of all the goods and services produced within the boundary of a country within a particular year। ठीक है, कि किसी भी साल में किसी भी देश की बाउंड्री या सीमा के अंतर्गत जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है दैट इज नोन एज जीडीपी। ठीक है, अब वो जीडीपी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अगर आप नॉमिनल जीडीपी को लेंगे, सिंस नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन,
तो हो सकता है कि किसी चीज़ का प्राइस अगर पिछले साल 100 रुपये था, है ना, और आप उस चीज़ को, लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉर्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस जो है वो लास्ट ईयर 100 रुपीज़ था, ठीक है, और आप एक उसको प्रोड्यूस कर रहे थे साल में 10, तो आपकी जीडीपी हो गई 1000 रुपये की। यस और नो, जीडीपी 1000 रुपये की हो गई। लेकिन इस साल क्या है कि अगर मान लीजिए उस चीज़ का प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से 110 हो गया, और प्रोड्यूस अगर आप अभी भी लेट से 10 ही कर रहे हैं, तो आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? योर जीडीपी विल बी 1100 रुपीज़। तो आप कहेंगे कि आपकी जीडीपी जो है वो 1000 रुपये से 1100 रुपये हो गई। दैट मीन्स योर जीडीपी हैज़ इंक्रीज 10%। लेकिन ये जो जीडीपी है वो किस वजह से बढ़ी है? किस वजह से बढ़ी है? क्योंकि उसका प्राइस 100 से 110 हो गया, हालांकि प्रोडक्शन तो सेम है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज योर बेसिकली काउंटिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी का मतलब यह है कि जब हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दें, ठीक है, अभी हम एक बेस प्राइस के ईयर को लेके चलें, अगर कि ये चीज़ अगर लास्ट ईयर 100 की थी, है ना, उसके हिसाब से अगर 10 प्रोडक्शन हुआ तो जीडीपी हुई 1000। लेकिन अगर इस साल भी अगर ये प्राइस, वैसे तो खैर 100 की बजाय 110 हो गया एक्चुअल में, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, लेकिन अगर हम मान के चलें कि पिछले साल उसका प्राइस 100 था और इस साल भी अगर 100 ही है, और अगर हमने 10 ही प्रोड्यूस किया तो वो 1000 ही आएगा, यानी कि इसका मतलब हमारी जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई है एक्चुअल में, ठीक है, या रियलिटी में। तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। बात समझ गए आप? ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा है कि इस साल जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो, हालांकि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फॉल्टर कर सकता है, ठीक है। अब ओवर द पास्ट फ्यू ईयर जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो उसमें डिसलरेशन देखने को मिला है, मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज इट सेट्स द सीलिंग फॉर रियल जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि इससे, अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा तो इससे हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा, है ना। और ये बेसिकली जो इंडिया की कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको पता करने का भी एक तरीका है, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो रहा है ना, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स कि वाकई में जो कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ना। तो डिटरमाइंस द फॉर्चून्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उनके स्टॉक मार्केट्स में उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके शेयर्स वगैरह भी बढ़ेंगे, है ना। और इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इस साल इंप्रूव करने की उम्मीद है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एस्टिमेट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हों, आईएमएफ के रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, या नेशनल एस्टिमेट्स हों बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो डिसलरेट करेगी। ज़्यादातर एस्टिमेट्स का ये कहना है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो इस बार 6.4 से 6.8% तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको इसको समझाऊं कि ये आपको जो दिया गया है दिस इज योर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, और ये है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये अगर 11% है नॉमिनल जीडीपी, तो इसमें से आप इन्फ्लेशन हटा दीजिए, है ना, 3-3.5% के आसपास, तो वट यू अराइव एट वो होता है रियल जीडीपी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 2026-27 की बात करें, FY27 की बात करें, तो 10-11% के आसपास ये रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो ये जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.2 था, ठीक है, यहाँ पर 9.7 होने के बाद भी ये 7.1 था, यहाँ पर 8.9 होने के बाद भी 7.7 था। उसके पीछे रीज़न ये था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 10 से 11% बढ़ रहा है, और इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा इसलिए दिख रही है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं आपको ये वैल्यू कम इसलिए दिख रही है, वही अंतर है, क्योंकि रियल नॉमिनल ज़्यादा है, उसमें से इन्फ्लेशन आप हटाएंगे जो कि ज़्यादा है, तो आपको ये वैल्यू कम मिलेगी। समझ गए बात? इसके बाद यहाँ पर जैसा कि रिसेंट बैंक ऑफ बड़ौदा के एनालिसिस में नोट किया गया है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रही है, ठीक है। अगर आप FY26 की बात करें तो लगभग 10.5% के आसपास थी, और FY27 में ये 6.5 से 7.5% के बीच में रहने की उम्मीद है, ठीक है। बेस इफेक्ट ज़्यादा, बेस इफेक्ट मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर वो ज़्यादा, और साथ ही साथ सप्लाई चेन और ओवरऑल डिमांड पर जो वॉर का इम्पैक्ट है वो कुछ इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब उसकी वजह से ये जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमें कम देखने को मिल सकता है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी उम्मीद है कि बढ़ेगा, मतलब हमारा इंपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट घटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं अभी फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, आरबीआई ने कुछ इस तरह के कदम उठाए हैं कि मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें पहले वो कम ड्यूरेशन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ा दी गई है
है ना, मतलब वो 30 साल 40 साल तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना। दूसरी बात ये है कि उसमें ये भी एक प्रोविजन लाया गया है कि जो फॉरेनर्स या एनआरआईज वगैरह हैं वो इंडियन एंटिटीज़ में अब ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कदम जो है वो आरबीआई की तरफ से उठाए गए हैं। तो इनकी वजह से लगता है कि जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो दिस, क्योंकि बेसिकली ये जो फॉरेन कैपिटल वगैरह होगी ये आपकी किस में आएगी, कैपिटल रिसीट में। ठीक है, और जो इधर वाला पार्ट होगा ये करंट रिसीट्स में आएगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली जो रुपये का एक्सचेंज रेट है वो आने वाले समय में थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। अभी तो हालांकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 96 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 96 से भी ऊपर ही है थोड़ा सा। ठीक है, तो आने वाले समय में ये चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव कर सकती है, ऐसा बताया गया है। क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यूएस में एक एक बीमारी का आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है देखते हैं। देखिए, तो यूएस में अभी मल्टी स्टेट आउटब्रेक देखने को मिल रहा है ऑफ साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर एक साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन हो रहा है 30 से ज़्यादा स्टेट्स में इस बार इसके केसेस देखने को मिले हैं। और करंटली डेटा ये दिखाता है कि 2019 में लगभग 4700 इस तरीके के केसेस आए थे, उससे इस बार ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, साइक्लोस्पोरा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा पैरासाइट होता है जिससे एक्सप्लोसिव डायरिया होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन और हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ जाती है। यूएस इन्वेस्टर्स का कहना है कि जो लेटस यूज़ किया गया एट द टैको बेल, ठीक है, वो इसका सोर्स है। लेटस मतलब एक तरीके का कह सकते हैं आप, पत्ता गोभी टाइप की होती है, कैबेज टाइप का, है ना, लेटस आप समझते होंगे। और टैको बेल बेसिकली वहाँ की एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट टाइप का है। तो उसमें यूज़ होने वाले लेटस को उन्होंने जिम्मेदार बताया है कि इसके पीछे वो कारण है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में आगे हम। तो द सिंगल मोस्ट, हाउ कैन वन डिफरेंशिएट साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरा से होने वाले इन्फेक्शन को आप कैसे पता लगाएंगे कि वो फूड पॉइजनिंग नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बताया गया है कि सिंगल मोस्ट यूजफुल क्लू जो है दैट इज द ड्यूरेशन। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग जो है दैट बर्न्स इटसेल्फ आउट इन 1 to 3 डेज। मतलब अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई हो तो वो 1 से 3 दिन तक रहती है। ठीक है, वायरस की वजह से अगर आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ हो तो वो 2 से 3 दिन रहता है, लेकिन जो साइक्लोस्पोरा है वो हफ्तों तक चलता है। ठीक है, और अगर इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया गया तो इलनेस जो है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों या और लंबे समय तक चल सकती है और दोबारा भी हो सकती है, इट में रिलैप्स। ठीक है, दैट रिदम इन विच द पेशेंट इम्प्रूव्स बिलीव्स इट इज ओवर एंड देन इट क्रैशेस अगेन इज क्लोज टू अ सिग्नेचर। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि लगता है कि पेशेंट जो है वो इंप्रूव हो रहा है ना, उसको लगता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन फिर ये दोबारा से आ जाता है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो फूड पॉइजनिंग के केस में कम होता है, इसके लिए ज़्यादा होता है। मतलब ये बीमारी डेवलप होने में टाइम लगता है ना, मतलब 2 दिन से लेकर हफ्ते भर 14 डेज तक लग सकता है इसमें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसको कल रात की बिरयानी खा के या उसने कल रात कुछ खाया उसकी वजह से उसको अगर इस तरीके के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, है ना, फूड पॉइजनिंग जैसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो साइक्लोस्पोरा नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लोस्पोरा के लिए मैंने आपको बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है, मतलब इस बीमारी को डेवलप होने में टाइम लगता है। ठीक है, 2 दिन से लेकर हफ्ते भर या 15 दिन तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, अब साइक्लोस्पोरा जो है वो एक प्रोटोजोन होता है, इट इज़ अ प्रोटोजोआ, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट मल्टीप्लाइज इनसाइड यू। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो है ये मल्टीप्लाई करता है। जबकि जो वॉर्म्स होते हैं वो बड़े होते हैं, मल्टी सेल्ड होते हैं, और वो आपकी बॉडी के अंदर जो है या ह्यूमन बॉडी के अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो लेग्स एग्स ले करते हैं। ठीक है, मतलब वो अंडे देते हैं। लेकिन ये प्रोटोजोआ इस तरीके का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इस इलनेस के जो फीचर्स हैं वो भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें जो डायरिया है वो वाटरी होगा। ठीक है, मतलब आपका जो लूज मोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होंगे, और समटाइम्स एक्सप्लोजिव। ठीक है, बट व्हाट डोमिनेट्स इज लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है कि आपको खाने का मन नहीं होगा, बिल्कुल भूख वगैरह नहीं लगेगी। वेट लॉस होगा, आपका वजन गिरने लगेगा। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होने उठने लगेंगे एब्डोमिन्स में। और ब्लॉटिंग होगी। ठीक है, इंक्रीज्ड फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है कि जो आप गैस पास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। और प्रोलॉन्ग्ड फटीग। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड फटीग होगा, बहुत लंबे समय तक आपको इसमें थकान सी महसूस होगी, कमजोरी सी फील होगी। एक्सट्रीमली आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द बाउल सिम्टम्स। ठीक है, और द इलनेस इज नॉन इन्फ्लेमेटरी। इसमें हालांकि कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता आपकी बॉडी में, और आपका जो स्टूल है उसमें किसी भी तरीके का ब्लड या पस सेल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं लाइक मेट्रोनिडाजोल या एजिथ्रोमाइसिन या फ्लूरोक्विनोलॉल, ये काम नहीं करेंगी। ठीक है, इसमें अगर हम कोड ट्रीमोक्सेजोल
ये ड्रामेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। हालांकि इसी से पता लगेगा कि मतलब इसी से इसका डायग्नोसिस होगा कि अगर आप इस तरह की कुछ दवाइयाँ देंगे जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स है तो उससे इसमें फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और आप इस तरीके की दवाई अगर देंगे तो इससे एकदम से ये असर करने लगेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, व्यक्ति को जो है वो यही बीमारी हुई थी, ठीक है। इसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि माल ऑब्जॉर्प्शन। माल ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो ये भी इशू हो सकता है। गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस का मतलब है कि इस बीमारी की वजह से आपके जो जॉइंट्स वगैरह हैं उनमें भी पेन हो सकता है, ठीक है। अगर आपका वाटरी डायरिया जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, वो भी विदाउट ब्लड, तो वो साइक्लोस्पोरा ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज दैट रूटीन स्टूल और ओआ एंड पैरासाइट विल नॉट फाइंड इट, ठीक है। अगर आप इसका टेस्ट करने के लिए स्टूल टेस्ट वगैरह करते हैं, है ना, कि नॉर्मल पैरासाइट या ओवम का अगर आप टेस्ट करते हैं उसको ढूंढने के लिए, तो उससे ये नहीं डिटेक्ट होगा। क्लिनिशियंस को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इस पैरासाइट के लिए टेस्ट करें, अदरवाइज ये थोड़ा सा ओवरलुक हो जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो रिसर्चर्स को क्यों कंफ्यूज करती है, क्योंकि साइक्लोस्पोरा जो है वो एक इस तरीके का प्रोटोजोआ है या एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको आप लेबोरेटरी की कल्चर डिश में क्रिएट नहीं कर सकते जैसे कि बैक्टीरिया को किया जा सकता है। तो इसलिए साइंटिस्ट को जो है वो हैविली रिलाई करना होता है ऑन एडवांस्ड जीनोमिक टूल्स टू स्टडी इट, ठीक है। और so for why the illness lasts, cyclospora is a tough parasite that hides and multiplies inside the lining of a small intestine, attacking neighboring cells in waves that cause the illness to return just when doctors think the patient is recovering, ठीक है। इसमें ये भी इशू है कि ये बीमारी जो है वो इतने लंबे समय तक इसलिए रहती है क्योंकि ये बहुत, तो मैंने बताया कि बहुत छोटा है पैरासाइट होता है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। ये आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स होती हैं उसके अंदर ये छुप जाता है और वहाँ से ये मल्टीप्लाई करता है और फिर ये नेबरिंग सेल्स को अटैक करता है, और वो भी वेव्स में, यानी कि काफ़ी बड़े नंबर में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब पेशेंट्स डॉक्टर को लगने लगता है कि पेशेंट जो है वो रिकवर कर रहा है तो ये बीमारी वापस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे गट की जो एबिलिटी है न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने की उसको डैमेज करता है, ठीक है। इसी की वजह से एक्सट्रीम फटीग होता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो बॉडी फटीग महसूस करेगी, है ना। और वेट लॉस जो है वो भी कई हफ्तों तक चल सकता है, ठीक है। मतलब एक बार आपका डायरिया स्टॉप हो गया उसके बाद भी वेट लॉस जारी रह सकता है। फर्दरमोर आवर बॉडी डज नॉट डेवलप परमानेंट इम्यूनिटी, मीनिंग द पर्सन कैन कैच इट अगेन। और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो परमानेंट इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं करती है, तो ये इसीलिए दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। ये पैरासाइट इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसके जो एग्स हैं उसके जो शेल हैं वो काफ़ी रगजेड होते हैं, ठीक है। और ये सॉइल में या वाटर में कई हफ्तों तक रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन रेजिस्ट इवन क्लोरीन, अलाउइंग इट टू हिच अ राइड ऑन फ्रेश प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बॉडी में रह सकता है। इंडिया में अगर इसकी प्रेवलेंस की हम बात करें तो इंडिया में वी डू नॉट नो बिकॉज ऑलमोस्ट नो बडी लुक्स, ठीक है। क्योंकि इंडिया में ये किसी को पता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई स्पेसिफिकली जांच वगैरह नहीं होती है। मोस्ट यूजफुल रिकॉर्ड जो है वो एक 2025 की स्टडी है आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलरा एंड एंटेरिक डिजीज इन कोलकाता की, जिसमें यह पाया गया था कि सी साइनेटेनेसिस इन अराउंड 2% ऑफ द डायरियल पेशेंट्स अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया, की मतलब इंडिया में जितने लोगों को भी डायरिया होता है उसमें से 2% केसेस में ये रीज़न उसके पीछे हो सकता है, ठीक है। जुलाई और अगस्त में ये 7% तक बढ़ जाता है और 5 से 12 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है 18% पर, ठीक है। पुअर हाउस होल्ड का सैनिटेशन और रूरल रेसिडेंस जो है वहाँ पर से ये इन्फेक्शन आता है, ऐसा माना गया उसमें, उस स्टडी में, ठीक है। अब ये जो साइक्लोपोरियासिस है ये फ्रीक्वेंटली अंडर डायग्नोज्ड क्यों रहता है, मतलब इसको डायग्नोज हम क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि देखो एक तो आउटब्रेक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें लगभग 4 से 8 हफ्ते का समय लगता है ना। तो रिपोर्टिंग डिले होने की वजह से क्या है कि कोई फ्रेश प्रोड्यूस आपको मिलता नहीं है जिसकी आप टेस्ट वगैरह कर सके, है ना। और साइक्लोपोरा के जो इन्फेक्शंस हैं दे आर फ्रीक्वेंटली अंडर डायग्नोज बिकॉज द पैरासाइट इज इनविजिबल ऑन स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना। स्टैंडर्ड टेस्ट में पैरासाइट विजिबल भी नहीं है और इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टेनिंग और अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि क्या ये पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है। साइक्लोपोरा रिक्वायर्स टाइम आउटसाइड द बॉडी टू बिकम इन्फेक्शियस, हाउ डज दिस इन्फ्लुएंस आउटब्रेक्स, ठीक है। इसको बॉडी के बाहर जो है वो समय चाहिए होता है इन्फेक्शियस बनने के लिए। देखिए इसको एनवायरनमेंट 1 से 2 हफ्ते के लिए समय चाहिए होता है एनवायरनमेंट में मेच्योर करने के लिए, तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका होना बहुत मुश्किल है, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द पैरासाइट ऑन फूड सर्व्स एज अ फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेटिंग कंटेमिनेशन हैपेंड वेल बिफोर द फूड वाज हार्वेस्टेड, शिप्ड और ईटन। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने कल कोई चीज़ अगर खाई थी
तो वो बनाने के दौरान उसमें ये पैरासाइट कहीं से आ गया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ जो है वो फार्म से ली है ना, किसी खेत से आपने कोई चीज़ ली आज से 10 दिन पहले, उसके बाद लाने के बाद आपने उसको सब कुछ सारे केयर्स उसमें करे, ठीक है, सही से उसको कुक किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी ये पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर कर जाए, बिकॉज वो हो सकता है कि जहाँ से आपने उसको फार्म से पिक किया वहीं से ये पैरासाइट इसमें आया हो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है उसको डेवलप होने में, है ना, उसको इन्फेक्शियस बनने में। तो कंसिक्वेंटली रेस्टोरेंट हाइजीन प्रोटोकॉल्स आर इरेलीवेंट, तो इसीलिए आप रेस्टोरेंट में कितनी भी हाइजीन प्रोटोकॉल्स रख लें उससे कोई फायदा नहीं होगा। आउटब्रेक जो है वो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन ऑफ स्ट्रीम से आएगा, रिक्वायरिंग कंट्रोल मेजर्स एट द फार्म लेवल, तो इसलिए आपको फार्म के लेवल पर ही कंट्रोल्स करने होंगे। आर देयर वल्नरेबिलिटीज इन द फार्म टू फोक सप्लाई चेन, देखो अब ये फूड सेफ्टी सिस्टम्स को एक्सेप्शनली स्किलफुल होता है कि उसको ये इवेट कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रॉ प्रोड्यूस जैसे कि लीफी ग्रीन्स और बेरीज इनको फेवर करता है। ठीक है, इसमें इफेक्टिव केमिकल किल स्टेप एंड क्लिंग्स टेनेशियसली टू कॉम्प्लेक्स प्लांट सर्फेसेस, ठीक है, प्लांट्स की सर्फेसेस में ये चिपक जाता है। ठीक है, वाटर जो है वो इसका एक प्राइमरी वेक्टर है, यानी कि वाटर के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, मीनिंग एवरी इन्फेक्शन ट्रेसेस बैक टू द इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड अ लैक ऑफ टॉयलेट्स। ठीक है, अब द रिस्क इज मैग्नीफाइड व्हेन कंटेमिनेटेड लॉट्स आर ब्लेंडेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ बैग्स एंड कंज्यूम्ड बिफोर शॉर्ट सेल्फ लाइफ एक्सपायर्स। ठीक है, कि मतलब इसका रिस्क जो है वो और भी बढ़ जाता है, जैसे आप कहीं से लेके आए, है ना, कोई इस तरीके की वेजिटेबल जिसमें ये पहले से था, और आपने उनको थाउजेंड्स ऑफ बैग्स में एक साथ ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद आपने उसको शॉर्ट उसकी जो शॉर्ट सेल्फ लाइफ है उससे पहले आपने कंज्यूम कर लिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा गया है कि अगर आप उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर कुक करते हैं तो एब्सोल्यूट किल स्टेप हो सकता है। ठीक है, रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स ऑन फार्म लेवल कंट्रोल्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, ट्रीटेड वाटर, वर्कर्स टॉयलेट्स एंड स्ट्रिक्ट लॉट ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इसकी जो रिडक्शन है वो मतलब जो रिस्क है वो कम हो सकता है। कंज्यूमर्स कैन बाय होल प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ प्री वॉश्ड सैलेड किट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके लिए वाटर मतलब एक मेन इसका प्राइमरी वेक्टर है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जी ली, जैसे मान लीजिए आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं, ठीक है, अब मार्केट में वो दो तरीके से मिलती है, या तो आप उसको पूरा होल ले लें, ठीक है, तो होल अगर आप लेंगे तो उसमें इस प्रोटोजोआ के या पैरासाइट के होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप उन सब्जियों को कटी हुई सब्जियों को लेंगे, ठीक है, या सैलेड अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आपने कुकम्बर लिया, लेट्स से एन एग्जांपल, आपने कुकम्बर लिया होल, ठीक है, जिसमें बाहर से पील भी है, छिलका भी है, तो अगर मान लीजिए उसमें वो होगा भी तो आप छिलका तो खाएंगे नहीं, घर जाके आप उसका जो पील है वो हटा लेंगे, है ना, पील ऑफ कर लेंगे उसको, तो अंदर आप जो खाएंगे उसमें ये प्रोटोजोआ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मानना देखा होगा कि मार्केट में आजकल प्री कट फ्रूट्स, प्री कट सैलेड्स के वो इस तरीके के पैकेट से मिलते हैं, अगर आप उनको कंज्यूम करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो पहले से कटे हुए हैं। ठीक है, उनका जो कटा हुआ पार्ट है उसमें अगर ये पैरासाइट है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल प्लेस है कि ये वहाँ पर थ्राइव कर सकता है, और अगर ये वहाँ पर है और आपने अगर वो कंज्यूम कर लिया तो फिर आपके बॉडी में आ जाएगा और फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, समझ गए बात। इसीलिए ये बेटर है कि आप जो होल वेजिटेबल हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें या इस तरीके के सैलेड्स, कुकम्बर, फ्रूट्स वगैरह लें, वो होल लें मार्केट से। वो इस तरीके के जो पैकेट में आजकल वो कटे हुए आते हैं, वो बॉक्सेस में आते हैं, उनको ना लें। ठीक है ना, मतलब इंडिया में इस तरीके का वैसे केसेस बहुत कम है, बट फिर भी फॉर द सेफ्टी अगर मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो अगर हम वो कटे हुए फल सब्जी ना लें तो दैट इज़ बेटर। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारे आज के आर्टिकल्स हो गए। तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें आज की, तो ये है पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज इंडिया हैज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ओवर द वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स, दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलज। यस, करेक्ट। Pakistan has exclusive right over the western rivers Indus, Jhelum and Chenab, while India cannot use them for any purpose. ठीक है, इंडिया उसको इरिगेशन या हाइड्रो पावर के लिए यूज कर सकता है एज मेंशनड इन द ट्रीटी, सो दिस इज नॉट करेक्ट। द परमानेंट इंडस कमीशन इज एम्पावर्ड टू अमेंड द प्रोविजंस, नहीं, परमानेंट इंडस कमीशन का काम मैंने बताया है कि उसके पास जस्ट वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसका ये देखना काम है कि क्या जो इस ट्रीटी के प्रोविजंस है उनको सही से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या वॉयलेट तो नहीं किए जा रहे हैं प्रोविजंस। ठीक है, ये इसके पास ये पावर नहीं है कि ये ट्रीटी के प्रोविजंस को अमेंड कर दे, सो दिस इज रॉन्ग, आंसर इज ए, वन ओनली। नेक्स्ट इज with reference to real GDP and nominal GDP, consider the following statements. Nominal GDP measures the value of goods and services at current market prices, this is correct, है ना, करंट मार्केट प्राइसेस मतलब जो इन्फ्लेशन के साथ प्राइसेस है उसमें। रियल जीडीपी जो है वो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को रिमूव करता है एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल ग्रोथ इन आउटपुट, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया।
During periods of high inflation, nominal GDP growth rate can be higher than real GDP growth rate. Yes, this is also correct. So answer will be D, 1, 2 and 3. Last is, with reference to Cyclospora sitanesis, consider the following statements. It is a protozoan parasite that affects the human in small intestine. Correct. डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज द मोस्ट कॉमन. मैंने बताया डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें नहीं हो सकता. दिस इज रॉन्ग. इट रिक्वायर्स टाइम आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी बिफोर बिकम इन्फेक्शियस. दिस इज करेक्ट. एंड रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ओवा एंड पैरासाइट्स इज सफिशिएंट टू रिलायबली डिटेक्ट. नहीं, ये रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन से पता नहीं लगेगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो 1 and 3 आर करेक्ट. आंसर इज ए अगेन. ठीक है, तो आप हमारे इस कोर्स में जो है वो ज़रूर एनरोल कर लें. यहाँ पर आपको वीडियो डिस्कशंस लंबे समय तक मिलेंगे, साथ ही हाईलाइटेड आर्टिकल्स और इंग्लिश में पीडीएफ, और ये जो भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपको इस पीडीएफ में, इस सीरीज़ में मिल जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं. कुछ सजेशंस और फीडबैक अगर आप देना चाहें तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत आपका वेलकम है. कमेंट्स के थ्रू हम तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाएँ. और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके. तो मिलेंगे फिर से अगले सेशन में. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें. प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.